हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अब पढ़ेंगे हम संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29(1) यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। इसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग अपना धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म, भाषा के अनुसार लिपि की रक्षा कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 29(2). इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी शिक्षण स्कूल, विद्यालय में प्रवेश कर सकता है, यानी इंटर कर सकता है। उसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे धर्म, मूल, जाति आदि के अनुसार उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 30। इसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं तथा उसका प्रशासन, नियंत्रण एवं दिशा निर्देश कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक में रहने वाले लोग अपने मन अनुसार विद्यालय का निर्माण करवा सकते हैं और प्रशासन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उनका मौलिक अधिकार है। अब अनुच्छेद 30(2). इसके तहत अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में राज्य द्वारा सहायता अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कोई अगर काम कर रहा है तो उसे राज्य अनुदान यानी पैसा देकर उसके काम को आगे बढ़ाएगी। अब नोट: अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत जैन आते हैं, धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं, सिख आते हैं, इस्लामी आते हैं, पारसी एवं ईसाई आदि शामिल हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में मुसलमान आते हैं। मुसलमान अगर किसी विद्यालय का निर्माण करवाता है तो अगर उसको पैसा की कमी हो तो वह राज्य के द्वारा पैसा ले सकता है और अपने विद्यालय का निर्माण करवा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि अल्पसंख्यक वह है जिनकी जनसंख्या भारत में कुल जनसंख्या से 50% से कम तथा उनका अपना धर्म, भाषा, लिपि आदि हो। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनकी भारत में जनसंख्या 50% से कम हो और वह अपने धर्म, लिपि में आदि भी हो। अब संचार समिति तथा रंगनाथन मिश्रा कमेटी अल्पसंख्यक को संबंधित विशेष प्रावधान दिए मुस्लिमों से। अब पढ़ेंगे संपत्ति का मौलिक अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक संपत्ति अर्जित कर सकता है। इंडिया का कोई भी व्यक्ति संपत्ति को ले सकता है, धारण भी कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार खर्च या व्यय कर खरीद या बेच सकता है। यह उसका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में लाकर जोड़ दिया गया है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार है। अब पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 32(1) मौलिक अधिकारों का प्रवर्तक। इसके तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके तहत मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है। अब अनुच्छेद 32(2) मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। वह अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसकी उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट: पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। अब हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। यह एक लैटिन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरफ्तार।
यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी गिरफ्तार होना। व्यक्ति को सशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या रिट जारी किया जाता है। यदि अवैध ढंग से गिरफ्तार किया गया हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देती है। यह रिट प्राइवेट एवं सरकारी दोनों व्यक्तियों के ऊपर जारी किया जा सकता है। यह रिट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर के विरुद्ध यह रिट नहीं जारी होगा। शत्रु देश के गिरफ्तार किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी अदर स्टेट जैसे पाकिस्तान का व्यक्ति के खिलाफ को यह रिट नहीं जारी होगा, यानी देशद्रोही व्यक्ति के लिए मान के चलिए। अब न्यायालय के द्वारा दंडित किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे परमादेश। यह एक लैटिन शब्द है, यह भी एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमें आदेश देते हैं, मतलब किसी को आर्डर देना। जब कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों के कार्यों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि किसी भी सिटीजन का उल्लंघन हो रहा है, तब यह रिट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा। इस रिट के द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों का कर्तव्यों का पालन कराया जाता है। यह रिट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह भी रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा। अब प्रतिषेध तीसरा नंबर। यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। जब अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय के विषय वस्तु का अतिक्रमण करके मुकदमे या सुनवाई करती है, तब यह रिट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य गलती होने से पहले सुधारना होता है, यानी गलती होने से पहले इसको सुधारा जा सकता है। प्रतिषेध। अब उत्प्रेषण। यह एक लैटिन शब्द है, यह भी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है रद्द करना, यानी कैंसिल करना, अपने पास मंगा लेना। जब अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय के विषय वस्तु का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है और निर्णय दे देती है, तब यह रिट ऊपरी न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य गलती होने के बाद सुधारना होता है। इस रिट को अगर गलत भी हो जाए तो इसको सुधारा जा सकता है। अब अधिकार परीक्षा है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है, मतलब आपका कौन सा राइट है। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक या सार्वजनिक पद को ग्रहण करता है, तब यह रिट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यदि अवैध ढंग से पद को ग्रहण किया जाए तो न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति का पद हटा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32(3). संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अलावा जिला न्यायालय को 5 प्रकार से रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। नोट: अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान को इंडियन सोल कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट को मूल ढांचा घोषित कर दिया है। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड बनाम भारत संघराज्य 1981। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के रिट जारी करने में अंतर। सुप्रीम कोर्ट का रिट कैसे जारी करती है और हाई कोर्ट रिट कैसे जाती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी करता है। अब अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर एवं अन्य अधिकारियों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है इसका विषय संक्षिप्त होता है। हाई कोर्ट का विषय वस्तु विस्तृत होता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, अर्थात यह निलंबनी होता है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 226 निलंबित नहीं किया जाता, अर्थात यह अनिलंबनीय होता है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज नहीं होता है। अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर होता है। हाई कोर्ट अगर रीट जारी करता है तो उसका प्रभाव उस राज्य तक ही सीमित रहता है, यानी उसी राज्य तक ही सीमित रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट एक ही विषय पर रीट जारी कर सकते हैं। विवाद होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी रीट मान्य होगा, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा जारी रीट अवैध माना जाएगा। अब अनुच्छेद 33, इसके तहत सशस्त्र सेना के जवानों तथा सूचना प्रणाली से जुड़े हुए लोगों को के जैसे आईबी, सीआईबी, रॉ ईटीसी मौलिक अधिकारों को निलंबन या राष्ट्रीय हित में अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद द्वारा किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 34, जिस राज्य में सेना कानून लागू होता है, जैसे मारलिया, यदि उस विधि से वहाँ के लोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 35, इसके तहत मौलिक अधिकारों को सशक्त करने वाली विधियों का उल्लेख किया जाएगा। इसके तहत संसद मौलिक अधिकार को पहले से और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल कानून बना सकती है। नोट: विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशी को निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 18(3). राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जैसे इसका क्वेश्चन बनता है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान है? अभी हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 21। कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 16, विदेशी नागरिकों को। कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा स्वतः निलंबित? अभी हम पढ़े थे अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। अप्रतिष्ठता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? यानी विधि के समझ समानता से। बाल संप्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। 5 प्रकार की रीट कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। किस मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आर्टिकल 21 के तहत विदेशी भ्रमण करना हमारा मौलिक अधिकार है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। विधि के समझ समानता के या विधि का सम्मान किस देश से दिया गया? ब्रिटेन। अब आगे हम पढ़ेंगे भाग 4 अगले वीडियो में, यानी DPSP, राज्य के नीति निषेधक तंत्र। तब तक थैंक यू।